अध्याय 6। कमरे में धूप बत्ती से सफेद धुआं उठ रहा था। चंदन की लकड़ी की मेज के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी कलम नीचे रखी और धीरे से अपनी आवाज ऊंची की। क्या यह सच है? नीचे घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने कांपते हुए उत्तर दिया। अगर मुझमें 10 हिम्मत भी होती तो भी मैं महामहिम क्राउन प्रिंस से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी भाभी कुछ दिन पहले पागल हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह सामान्य हो गई है। मैंने भी उस रात चमत्कार अपनी आंखों से देखा। हालांकि उस समय मेरी पत्नी बेहोश थी, लेकिन पड़ोसियों ने भी मेरे घर से आती रोशनी देखी। जहां तक इस हरे रंग की शर्ट की बात है, उस अमर ने अपने साथ लाई मुर्गी को एक सुंदरी में बदल दिया। यह वो शर्ट थी जिसे उसने सुंदरी को पहनाने के लिए उतार दिया था। फिर सुंदरी वापस मुर्गी में बदल गई। शर्ट जमीन पर गिर गई और वह उसे वापस लेना भूल गया। यह कहानी वाकई दिलचस्प है, डैन फोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। फू सिन्हा, उस व्यक्ति को महल में वापस लाओ ताकि मैं देख सकूं कि उसके पास किस तरह के कौशल हैं। हाँ, छोटे से आंगन में दिन अभी भी पहले की तरह शांत थे। अंगूर की बेलों पर पत्तियां धीरे धीरे ढक रही थी, जिससे बढ़ती गर्मी की धूप बाहर आ रही थी। हान वान आंगन में आराम कर रहा था। अचानक रॉकिंग चेयर पर चोट लगी। हान वान ने अपनी आंखें खोली, जमीन पर लौट रहे मुर्गे पर नजर डाली। आ इसे क्यों नहीं बदला जा सकता? थाम ली धूल से लथपथ होकर गुस्से से चिल्लाने लगा। वह रात स्पष्ट रूप से सफल रही। इन पिछले कुछ दिनों में मेरी जादुई शक्ति भी ठीक हो गई है। मैं वापस क्यों नहीं बदल सकता? हान वान ने अपनी आंखें थोड़ी टेढ़ी की। थोड़ी देर बाद उसने उदासीनता से कहा, चिल्लाना बंद करो। उसने कपड़े की कमीज को देखा जिसे थाम लाई ने जमीन पर रौंद दिया था। कपड़ों के अंदर रेंगो और रूप बदलो। अगर तुम इस तरह से मानव रूप में रूपांतरित हो जाते हो तो यह अच्छा नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक उस दिन अंधेरे प्रकाश में शेन ली की सीधी पीठ याद आ गई और वह क्षण भर के लिए विह्वल हो गया। हान वान को यह कहते हुए सुनकर शेन ली खड़ा हो गया और उसकी ओर देखा। उस दिन मैंने देखा कि तुम्हारा गठन काफी दुर्जेय था। तुम मुझे एक ऐसा गठन क्यों नहीं दिखाते जो सूर्य और चंद्रमा के सार को संघनित कर सके और इसे आजमा सके? इस जगह पर पहले से ही उस तरह का गठन है जिसका तुमने उल्लेख किया है। हान यू ने हंसते हुए कहा, तुम इतने लंबे समय से यहाँ हो और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ? शेन ली दंग रह गया। उसने बाएं दाएं देखा और तभी उसे पता चला कि इस पिछवाड़े में लगाए गए पत्थर और पौधे वास्तव में एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किए गए थे। बस इतना था कि उन्हें कई सालों से वहां रखा गया था और कई जगहों पर हरी घास उगाई थी, इसलिए सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं। यही वजह थी कि इसने शेन ली की आंखों को मोहित कर लिया। वह समझ गई, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शारीरिक शक्ति यहाँ इतनी जल्दी ठीक हो गई। यह यहाँ स्थापित संरचना के कारण ही संभव हुआ। हान वान, तुम मुझे और भी अप्रत्याशित बना रहे हो। थाम ली ने छोटे से आंगन में घूमकर ध्यान से उसका निरीक्षण किया। फिर हान वान के सामने बैठ गया और बोला, एक नश्वर व्यक्ति जो स्वर्ग के भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है और कई दुर्लभ संरचनाओं को जानता है, लेकिन उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है और वह कोई जादू नहीं जानता। आखिर तुम कौन हो? हान वान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया, एक अच्छा व्यक्ति। मुझे लगता है कि तुम एक विचित्र व्यक्ति हो, थाम लाई ने कहा। अजीब व्यक्तित्व, अजीब व्यवहार। मेरी तरफ देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ? थाम ली ने पलट कर देखा। बिना बाल, बात करने में सक्षम और एक इंसान में तब्दील होने में सक्षम, फिर भी आप न तो उत्सुक हैं और न ही डरते हैं, और यहाँ तक कि मुझे अपने घर में रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से ही कुछ अनुमान लगा लिया है? क्या मैंने पहले नहीं कहा था,
भविष्य बताना एक अच्छा कौशल नहीं है। मुझे ये चीजें करना भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं पूछता कि मैं पूछना नहीं चाहता। किस्मत मिलन कराती है, किस्मत बिछड़न मिटाती है। ज्यादा मांगना बेकार है। हमें बस यह जानना है कि दूसरा पक्ष हानिरहित है। इन शब्दों ने शेन ली को फिर से चौंका दिया और अंत में उसने गंभीरता से कहा, आप किसी गंजे ठग के बदकिस्मत शिष्य होंगे जो किसी आपदा का अनुभव करने के लिए आकाश से नश्वर दुनिया में गिर गए, है ना? हान वान स्तब्ध था, केवल शेन ली को देख रहा था और फिर अपनी आंखें मूंद कर मुस्कुरा रहा था, बिना कुछ कहे। दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने चुपके से नमकीन मांस लिया जो किसी ने उसे दिया था और उसे खा लिया। हालांकि थाम ली कुछ देर तक टेबल के नीचे लोटती रही, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। खाना खत्म करने के बाद उसने थाम ली को टेबल पर ले जाकर उसे हैरानी से 2 खाली प्लेट देखने दी, जिनमें सिर्फ तेल बचा था। वह संतुष्टि में हिचकी लेने लगी और फिर हंसी। मैं बस थोड़ा सा साबित करना चाहती हूँ। मैं किसी गंजे ठग का बदकिस्मत शिष्य नहीं हूँ जो स्वर्ग से उतरकर कोई विपत्ति झेलने आया हो। कोई अन्य अर्थ नहीं। यह कहने के बाद उसने 2 प्लेटें हटा दीं, जिनमें सिर्फ तेल बचा था, और थाम ली को टेबल पर अकेला छोड़ दिया, जो गुस्से में अपने पंख फड़फड़ा रही थी और पैर पटक रही थी। इसे बुझा दो, तुम मेरे लिए उल्टी करो, तुम कमीने। सामने के आंगन में पहुंचकर हान वान ने अचानक किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनी। उसने जवाब दिया और फिर दरवाजा खोलने के लिए पानी का एक कटोरा लिया। जब दरवाजा खुला तो ब्रोकेड पहने और बड़ी तलवारें लिए 3 आदमी बाहर खड़े थे। वे किसी अधिकारी के घर के पहरेदार लग रहे थे। नेता के पास लाल कॉलर था, दोनों तरफ के 2 गार्डों के पास नीले कॉलर थे। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि उन्होंने हान वान को देखा। नेता गार्ड ने कहा, युवा मास्टर, हमारे मास्टर के पास एक निमंत्रण है। ऐसा लगता है कि आपने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है। जवाब में हान वान ने हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही वह पीछे हटा, दोनों तरफ के 2 लोगों ने हान वान की बाहें पकड़ ली। अचानक खींचे जाने के कारण हान वान के हाथ में रखा कटोरा जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रमुख गार्ड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बस इतना कहा, चाहे हमें कोई गलत व्यक्ति मिले या नहीं, हम खुद ही इस पर विचार करेंगे। कृपया युवा मास्टर। हान वान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके होठों पर वक्रता कुछ डिग्री कम हो गई। मुझे पसंद नहीं है कि दूसरे मुझे मजबूर करें। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, प्रमुख गार्ड ने हान वान के पेट में घूंसा मारा, जिससे वह झुक गया। दर्द इतना ज्यादा था कि वह कुछ देर तक सीधा खड़ा नहीं हो सका। हान वान के खांसने से पहले दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे साथ शब्दों को बर्बाद करें। उसकी आंखें तिरस्कारपूर्ण थी। ले जाओ इसे। बाकी 2 लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, हान वान की चोटों की परवाह किए बिना, और उसे घसीटकर ले जाने का इरादा किया। हान वान नीचे झुका और जब उसे आंगन के दरवाजे से बाहर ले जाया जा रहा था, तो उसने गलती से जमीन पर एक पत्थर को लात मारी, जिससे वह कई बार लुढ़क गया। कुछ ही क्षण बाद घर में सुनहरी रोशनी चमक उठी। तीनों लोगों के कदम रुक गए। तभी एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, उसे तब तक मारो जब तक वह उल्टी न कर दे और फिर उसे घसीट कर ले जाओ। यह सुनकर पकड़े जाने की स्थिति में भी हान वान भी धीरे से हंस पड़ा। कौन? प्रमुख गार्ड ने आंगन के दरवाजे में प्रवेश किया और एक महिला को गंदे कपड़े पहने देखा। उसने कहीं से कपड़े का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने बालों को बांधते हुए बाहर चली गई। हालांकि शेन ली ने कहा कि यह देखकर कि जिंग युन को इस हद तक पीटा गया था कि वह खड़ा नहीं हो सकता था, उसने तुरंत भौहें सिकोड़ी और प्रमुख गार्ड को देखा और कहा,
तुम दूसरों को धमकाने और मेरे सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत कहाँ से लाए हो? यह युवती, क्या तुम जीने से थक गए हो या मरना चाहते हो? दानव क्षेत्र में थामली छिपाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर उसके सैनिक गलती करते हैं तो उनके साथ निपटने के लिए उसके अपने नियम हैं। सजा बहुत कठोर है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसके सैनिकों को दूसरों द्वारा दंडित किए जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि डांटने का एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं थी। इसे अच्छे से कहें तो वह अपने सैनिकों को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन इसे सीधे शब्दों में कहें तो वह बहुत घमंडी थी। लोग और चीजें उसकी, राजा भी शांग की थी, और उन्हें दूसरों द्वारा धमकाया नहीं जा सकता था। प्रमुख गार्ड ने भौहें सिकोड़ी। मिस, आपकी आवाज बहुत बड़ी है। उसने थामली को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि उसके कपड़े गंदे थे, उसकी आंखें बेहद तेज थीं। राजधानी में कई छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। उसने एक पल के लिए विचार किया, अपनी कमर से टोकन नीचे उतार लिया। सुनहरा टोकन सूरज की रोशनी में बेहद चमकदार था। हम क्राउन प्रिंस के आदेश से युवा स्वामी को हवेली में वापस आने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें उम्मीद है कि युवती थोड़ी अधिक विचारशील होगी। जिम्मेदार अपने बालों को बांधने के बाद थामली की आकृति भूत की तरह प्रमुख गार्ड की तरफ चली गई। अभी उसकी जादुई शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट और शरीर की तकनीक अभी भी उसके दिल में याद थी। वह इन नश्वर लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। जबकि हेड गार्ड ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसके हाथ में सोने के बैज को पहले से ही शेन ली द्वारा छीन लिया गया था। सीटीडी, वह और अन्य 2 गार्ड पहले से ही दरवाजे से बाहर फेंक दिए गए थे। 1 इंच से अधिक गहरे। तीनों लोगों ने बारीकी से देखा। यह हेड गार्ड का कमांड बैज था। फिर चुप हो गया। मैं कब आपका अधीनस्थ बन गया? हन यूं खड़े होकर शेन ली को एक मुस्कान के साथ देखते हुए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसे क्यों नियंत्रित करें? तीसरे दिन आप मुझे वापस लाएं। मैं एक मानव में बदलने में सक्षम था। उस समय, ओह ठीक है, उस सुबह वह लड़की को सादे कपड़ों में भेज रहा था। उसके अनुसार, जाओ। उस दिन जब मैं भाग गई, मैं एक इंसान बन सकती थी। मुझे उन नश्वर लोगों द्वारा पंखहीन मुर्गी की तरह पीछा करके नहीं पकाया जाता। वह मूल रूप से इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होती। ओह, ऐसा ही लगता है। हान वान की आवाज अचानक बंद हो गई। वह बेहद असहाय लग रहा था, इसलिए उसने आह भरी। तुमने एक और रहस्य खोज लिया। कितना दुखद है, दुखद। क्या उसका चेहरा अब भी उदास है? दुखी तो उसे ही होना चाहिए। क्या इस आदमी को पता है कि उसके पत्थर की वजह से उसकी इज्जत को कितना नुकसान पहुंचा है? नहीं, यह आदमी निश्चित रूप से जानता है। वह अंधेरे में छिपकर उसे एक जोकर की तरह अभिनय करते हुए देख रहा होगा। यह देख रहा होगा कि वह कितनी दूर तक संघर्ष कर सकती है। शेन ली की हत्या की मंशा बढ़ गई। उसकी नफरत इतनी प्रबल थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता, तो यह मेरे दिल में खून की नफरत को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द कहा, फिर सिर उठाया और देखा कि हान वान जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और अपना पेट पकड़े हुए है। उसने उसे घूर कर देखा। तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। हान वान कड़वाहट से मुस्कुराया, नहीं, यह सिर्फ खांसी है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसका पूरा शरीर आगे गिर गया और बेहोश हो गया। थामली स्तब्ध थी। उसने महसूस किया कि हवा में हान वान की सांस बहुत कमजोर हो गई थी। यह व्यक्ति पहले से ही कमजोर था। उस गार्ड ने उसे पीटने में निर्दयी होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे किसी चीज से पीटा हो?
यह सोचते हुए किसी कारण से थाम ली का गुस्सा, जो अभी तक फूटना बाकी था, पूरी तरह से शांत हो गया, जैसे कि उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाल दिया गया हो। वह जल्दी से हान वान के पास झुकी और उसकी नब्ज देखने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया, कमजोर, धीमा, मरने वाला। अध्याय 7। हान वान को यार्ड में फेंकना, फिर शानदार तरीके से चले जाना, यही थाम ली ने सोचा। लेकिन वह उसे उठाने और पिछवाड़े में रॉकिंग चेयर पर फेंकने से पहले कुछ देर के लिए हिचकिचाई। थाम लाई को लगा कि उसे उसे बेवकूफ बनाते हुए देखने के दिनों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था। थाम ली ने घर में काफी देर तक खोजबीन की। आखिरकार वह दवा मिल गई जिसे हान वान आमतौर पर पीता था। उसे उबालने में थोड़ा समय लगा। वह दवा हान वान के पास ले आई, देखा कि वह अभी भी बेहोश था। थाम ली ने एक पल सोचा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ठोड़ी को चुटकी से दबाया, अपने दांत खोले और बिना उबली हुई दवा पर फूंक मारे उसे हान वान के मुंह में डालने का इरादा किया। रुको! जीवन और मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखते हुए हान वान अचानक बोल पड़ा। उसका चेहरा अभी भी पीला था। उसने कुछ बार खांसकर फिर धीरे से थाम ली का हाथ दूर धकेल दिया, आह भरते हुए, मुझे करने दो। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम कोई कड़वी योजना बना रहे हो? नहीं, मैं सचमुच थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही उठा हूँ। मैं बस थोड़ा सा ख्याल रखे जाने के एहसास का आनंद लेना चाहता था। हान वान हंसा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ। आप बस बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं। आज तुमने मेरा नमकीन मांस खाया है और इतनी देर तक मुझे चिढ़ाया है, और फिर भी तुम यह सोचने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। थाम ली ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, अपनी शर्ट के हेम को अपने नितंबों से नीचे उठाया और स्वाभाविक रूप से जमीन पर बैठने का इरादा किया। लेकिन अचानक उसे याद आया कि वह अब मुर्गी नहीं रही। जब उसने खुद को खड़ा करने के लिए मजबूर किया तो वह आधी बैठी हुई थी। लेकिन हान वान जीना नहीं चाहता था। वह उसके सामने हंसा, देखो, मुर्गी होना अभी भी अधिक आरामदायक है ना? बीमारी से धुंधली हुई अभिव्यक्ति में एक विशेष रंग था जो लोगों को उत्तेजित कर देता था। इस समय, चाहे हान यू कितनी भी सुंदर क्यों न हो, शेन ली ने केवल अपनी मुट्ठियां भींची, एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मुझे तुम्हें न मारने का कोई कारण बता सकती हो? उसके शब्दों में शुरू में एक अत्यंत जानलेवा आभा थी, लेकिन हान यू ने इसे सुनने के बाद वह केवल हल्के से मुस्कुराया। बकवास मत करो, मैंने अभी भी रसोई में तुम्हारे लिए नमकीन मांस के 2 टुकड़े छोड़े हैं। जब तुम भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए मांस का सूप बनाऊंगा। यह वाक्य 1000 पाउंड जीतने के लिए 4 औंस जैसा था, जिसने शेन ली के दिल पर वार किया। उसे न मारने का कारण उसने इतनी आसानी से कह दिया। उसका हाथ अब और कसकर पकड़ नहीं सकता था। शेन ली को लगा कि हान यू ने इस घर में कुछ अजीबोगरीब संरचना स्थापित की होगी, जिससे वह धीरे धीरे दानव क्षेत्र के राजकुमार की तरह कम होती जा रही है। अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त करने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा अभी भी अस्थिर थी, और उसकी जादुई शक्ति केवल 1 या 2 भाग थी। शेन ली ने पूरी दोपहर इस बारे में सोचा कि वह छोटे से घर को कब छोड़ेगी। यह संस्थान हान यू का गठन बहुत अच्छा है। वह यहाँ थोड़ा तेजी से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वह हमेशा के लिए यहाँ रहता है तो मुझे डर है कि दानव क्षेत्र के लोग जल्दी से उसे ढूंढने आएंगे। उस समय यह नश्वर। मुझे कुछ नमकीन मांस लाने में मदद करें। हान वान की आवाज अचानक पीछे से गूंजी। मांस का वह टुकड़ा बहुत ऊपर लटका हुआ है। मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। थाम ली ने हान वान की ओर देखा। एक बार मुक्का लगने से ही उसे बहुत चोट लगी थी।
अगर वह दानव क्षेत्र के पीछा करने वालों से भिड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा, वह बिना आत्मा के बच नहीं पाएगा। थामली ने आह भरी, कहा। वह रसोई घर में चली गई और ऊपर देखा, नमकीन मांस का आधा टुकड़ा छत से लटक रहा था। हान वान उसके पास खड़ा था और उसे एक पोल दिया। शेन ली ने इसे नहीं लिया, बस उसके बगल में एक खाली कटोरी उठाई, जैसे कि एक उड़ने वाले तश्तरी को हवा में फेंकने के लिए। कटोरे ने चाकू की तरह जल्दी से उड़ाया, जिससे रस्सी को मांस के टुकड़े को लटकाने के लिए दीवार से टकराने से पहले वह चिन्हित हो जाता है, जो कि वह चालाक है, जो कि शेन के हाथ में है, जो कि शेन के हाथ में है। एक नश्वर की आंखें अप्रत्याशित रूप से केवल जिंगयू ने खड़े होकर देखा और रसोई से एक बेहद गंदे चीर को बाहर निकाल दिया। उसे हाथ मिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है। अगर आपके पास यह कौशल है तो यह है, जो कि रसोई में है, जो कि उसके हाथ में है। कहा, क्या मैंने अभी भी आपकी पहचान के बारे में नहीं पूछा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किसे ऑर्डर कर रहे हैं? और भी भद्दा। हान वान के पास अपना सिर हिलाकर चीथड़ा फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, ठीक है, अगर आप पोंछना नहीं चाहते हैं तो मत पोंछें। तो फिर 2 बाल्टी पानी ले जाने में मेरी मदद करो। शेन ली ने कटोरे को नीचे गिरा दिया, लेकिन जिंगयू ने अपने पेट को पकड़ा देखा। यह दर्द होता है कि आप खाने के लिए पकाया जाता है। जिंगयू के कपड़े क्या असुविधाजनक है। एक छोटे से मामले से एक बड़ा सौदा कर रहा है। वह रसोई से ऐसे बाहर चली गई जैसे उसे कुछ भी महसूस न हो। हान यू थोड़ी देर के लिए रसोई के काउंटर पर झुक गया, अपनी छाती पर गर्मी के धीरे धीरे कम होने का इंतजार करते हुए। वह थोड़ा नीचे झुका, उसकी नज़र खिड़की के फ्रेम से गुजरती हुई आंगन में दीवार के कोने पर देख रही थी। एक जिद्दी महिला जार से पानी निकालने के लिए झुकी हुई थी, लेकिन वह बहुत देर तक झुकी रही लेकिन फिर भी पानी की एक भी बूंद नहीं निकाल पाई। हान यू ने अपना सिर झुकाया, अनजाने में अपने हाथ से अपनी छाती को रगड़ा। वह शायद पानी का इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसे इसे हिला हिलाकर भूनना पड़ा। इस छोटे से आंगन में वाकई कुछ गड़बड़ थी। थामली ने पानी के जार में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके गालों पर वो 2 गुलाबी धारियां क्या थीं? इसे आपके लिए किसने बनाया? उसे ऐसा क्यों लगा कि यह सब असली नहीं था? राजा बी शांग एक नश्वर के कारण शर्मा गए। दस्तक दस्तक, चलो खाना खाते हैं। शेन ली को नहीं पता था कि वह कब से विचारों में खोई हुई थी, लेकिन अचानक ऐसी पुकार सुनकर उसके गाल जो हजारों सालों में केवल एक बार गर्म होते थे, तुरंत लाल होना बंद हो गए और उसने अपनी आवाज ऊंची की, यह युवती का नाम शेन ली है। मुझे फिर से जानवरों की भाषा में बुलाने की कोशिश करो। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हान वान खाने की थाली पकड़े हुए दरवाजे के सामने खड़ा है। शाम की रोशनी उसकी परछाई को फैला रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विचलित क्यों थी। थामली ने उसे अजीब तरह से देखा। हान वान ने पलकें झपकाईं, फिर तुरंत अपना संयम वापस पाया और अपने होठों के कोनों को मोड़कर मुस्कुराया। थामली, चलो खाना खाते हैं। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, थामली के अचंभित होने की बारी थी। उसने पहले भी महाराज, चलो खाना खाते हैं सुना था, और थामली, आओ मुझसे लड़ो, लेकिन किसी ने भी इसे इस तरह से संयोजित करने की कोशिश नहीं की थी। उसके नाम का उपयोग इस तरह से 3 आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के साथ करना, और यह इतना अजीब था कि इससे उसे लगा कि उसे घर मिल गया है। थामली ने हान वान की ओर सिर हिलाया। यदि आप मांस खराब करते हैं तो आपको मुझे एक और टुकड़ा देकर क्षतिपूर्ति करनी होगी। हान वान ने धीरे से हंसते हुए कहा,
क्या होगा अगर यह बहुत स्वादिष्ट हो? तुम मुझे बदले में एक टुकड़ा दे रहे हो? शेन ली ने सोचा, अगर यह स्वादिष्ट है तो तुम्हें भविष्य में मेरा रसोइया बनना चाहिए। जिंग यून दंग रह गया और बिना कुछ कहे मंद मंद मुस्कुराया। जो व्यक्ति स्टीम्ड बन से स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है, वह मांस पकाने में बुरा कैसे हो सकता है? नतीजतन अगले दिन जब जिंग यून जिनसेंग लेने के लिए शहर से बाहर जाना चाहता था, तो शेन ली ने उसे जाने से मना कर दिया। 2 पत्थरों को 2 बड़ी सोने की छड़ों में बदल दिया और उन्हें उसके कपड़ों में ठूंस दिया। जाओ मांस खरीदो। थाम लाई ने ऐसा अनुरोध किया, लेकिन यदि वह मांस खरीदने के लिए इन 2 बड़ी सोने की छड़ों को ले जाता, तो संभवतः उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और तुरंत सरकारी कार्यालय ले जाया जाता। हान वान ने इनकार कर दिया। धक्का देते समय अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी और सोने की 2 छड़ें फेंक दी। जैसे ही वे जमीन पर गिरी, चमकती हुई सोने की रोशनी गायब हो गई और 2 पत्थरों में बदल गई। हान वान दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन थाम ली ने उसे रोक दिया। मुझे जाने दो। हान वान की बात अनसुनी करते हुए वह कुछ कदम आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर गहरे हरे रंग के कपड़े पहने 2 पहरेदार खड़े थे, जिनके हाथ में बड़ी तलवारें और जेड पेंडेंट थे। दोनों ने थाम ली को देखा और फिर अपने हाथों को कप के आकार में मोड़कर झुके। माफ करना, आज रात हमारे मालिक तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दिन के लिए घर पर इंतजार करोगे। हम हवेली को थोड़ा सा सजाएंगे। अगर वह आना चाहता है तो हमें उसका मनोरंजन क्यों करना है? थाम ली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं आज फ्री नहीं हूँ। उससे कहो कि वह इंतजार करे। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो उसे फोन करूंगी। बोलने के बाद दरवाजा बंद हो गया। हरे रंग के 2 पहरेदारों के साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था और वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस महिला की हरकतें कोमल लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा अंदर धकेलना चाहा, तो दरवाजे के पीछे से एक बल आया। वे दोनों चौंक गए और एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने कौशल दिखाने ही वाले थे कि बंद दरवाजा अचानक फिर से खुल गया। उसकी जगह हरे और सफेद पैंट पहने एक आदमी मुस्कुराता हुआ वहां खड़ा था। उसने महिला के सामने रुककर 2 पहरेदारों से पूछा, क्या तुम आकर सजावट करना चाहते हो? बहुत बढ़िया, अंदर आइए। वह एक कदम पीछे हट गया। उसके सहयोगी रवैये ने दोनों लोगों को संदेह में डाल दिया, लेकिन वे फिर भी अंदर चले गए। हान वान उन्हें रसोई में ले गया और बीम की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ बहुत गंदगी है। हमें इसे थोड़ा साफ करने की जरूरत है। लत्ता रसोई के काउंटर के पीछे है। उसने किसी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं यह काम तुम पर छोड़ता हूँ। फिर वह एक और व्यक्ति को सामने वाले हॉल में ले आया। बहुत समय हो गया है जब से किसी ने यहाँ सफाई की है। यह सिर्फ इतना हुआ कि तुम मेरी सफाई में मदद कर सकते हो। आज रात मैं तुम्हारे मालिक को आमंत्रित करने के लिए एक दावत रखूंगा। उसने अन्य 2 के लिए काम की व्यवस्था की, टोकरी को कंधे पर रखा और कहा, शेन ली, पर्यवेक्षक, मैं जिनसेंग चुनने जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। आंगन का दरवाजा बंद हो गया, जिससे जिंग यू का आंकड़ा अवरुद्ध हो गया। शेन ली का मुंह फड़कने लगा। यह आदमी वास्तव में इतना अजीब है कि लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। रात हो गई है। सामने का आंगन। जिंग यू ने चाय का एक बर्तन बनाया और इसे आंगन में पत्थर की मेज पर रख दिया। साफ सुथरे आंगन को देखकर वह बेहद संतुष्ट था। बाहर भारी कदमों की आवाज। हान वान ने उसे देखकर खुशी से मुस्कुराया। अच्छा हो या बुरा, हम एक देश के क्राउन प्रिंस से मिलने वाले हैं। तुम इतनी उदास क्यों हो? कौन उदास है? शेन ली ने कहा, मैंने सिर्फ उस क्राउन प्रिंस की स्थिति का अंदाजा लगाया है। जैसा मालिक होता है
वैसा ही अधीनस्थ भी होता है। अभी 2 नौकर आए हैं और वे पहले से ही इतने घमंडी और असभ्य हैं। क्या आपको लगता है कि मालिक बेहतर होंगे? जिंग यून मुस्कुराया और बिना कुछ बोले चाय की चुस्की ली। दरवाजे के सामने एक आलीशान पालकी आकर रुकी। पालकी इतनी बड़ी थी कि उसने लगभग पूरी छोटी गली घेर ली थी। ब्रोकेड पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे नीचे चला आ रहा था। थामली ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 2 लंबी संकीर्ण आंखें, 2 लाल होंठ, लेकिन इस मोटे शरीर का क्या मतलब था जो मांस का गोला बनने वाला था? राजकुमार अंदर चला गया और उसने दरवाजे पर खड़े थामली को देखा, फिर आंगन में खिसक गया। उसके पीछे का दल उसका पीछा करना चाहता था। थामली ने अपना हाथ उठाया। मेज पर केवल एक कप चाय है। कृपया केवल एक ही व्यक्ति। हरे कपड़े पहने एक गार्ड ने तुरंत अपनी तलवार के हैंडल पर अपना हाथ रखा, लेकिन गोल मटोल क्राउन प्रिंस ने फिर से अपना हाथ हिलाया। बाहर प्रतीक्षा करें। थैमलाई ने भौहें सिकोड़ी, काफी उदार लग रहा था। अध्याय 8। मुख्य द्वार बंद था। ऐसा लग रहा था कि आंगन में केवल 3 लोग थे, हान वान, थामली और क्राउन प्रिंस। लेकिन तीनों उपस्थित लोग जानते थे कि आज की सजावट के दौरान घर में लोगों के छिपने के लिए और भी जगहें थी। क्राउन प्रिंस पत्थर की बेंच पर बैठे थे। युवा मास्टर से एक बार मिलना आसान नहीं है, हान वान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्राउन प्रिंस से मिलना अभी भी थोड़ा आसान है। थामली बचपन से ही दानव क्षेत्र में पले बड़े थे। दानव क्षेत्र मार्शल आर्ट के पक्षधर थे। चाहे वे अधिकारी हो या नागरिक, वे सभी सीधे और स्पष्ट थे। वह भी वैसी ही है। उसे यह नापसंद है जब लोग उसके साथ विनम्र व्यवहार करते हैं, और वह दूसरों को भी विनम्र होते देखना पसंद नहीं करती। थैमली तुरंत रसोई में बर्तनों में खाना खोजने चला गया। मैंने सुना है कि आप भूतों और देवताओं से संवाद कर सकते हैं और भविष्य देख सकते हैं। मैं उत्सुक था, इसलिए मैं देखने आया। उम्मीद है कि मैं भविष्य बता पाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरा भाग्य बताएंगे? नहीं। उसे इतना दृढ़ निश्चय सुनकर क्राउन प्रिंस के चेहरे पर उदासी छा गई। हान वान ने कुछ न देखने का नाटक करते हुए कहा, मेरा और कुछ मतलब नहीं है। मुझे बस भविष्यवाणी करना पसंद नहीं है, और मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ। यदि महाराज को कोई संदेह है, तो कृपया कोई दूसरा रास्ता खोजें। हाँ, क्राउन प्रिंस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम खुद को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे? ठीक है, अगर तुम मेरे दिल में क्या है इसका अंदाजा लगा सकते हो, तो मैं तुम्हें महिमा, धन, उच्च पद और उपाधि दूंगा। सिंहासन पर बैठने के बाद मैं तुम्हें राष्ट्रीय शिक्षक बना सकता हूँ। हान वान ने अपना सिर हिलाया, नहीं। युवा स्वामी, इतने विचारहीन मत बनो। क्राउन प्रिंस ने चारों ओर देखा। आज मेरे लिए आपके इस छोटे से आंगन को रौंदना बहुत आसान होगा। हान यून ने चाय की चुस्की ली, न जाने क्या सोच रहा था, और हंसते हुए बोला, क्राउन प्रिंस ने यहाँ आकर अपना समय और प्रयास बर्बाद किया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कब सिंहासन पर चढ़ सकता है। लेकिन सम्राट का जीवन काल देश के भाग्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अनुमान लगाने से इनकार करता हूँ, बल्कि मैं वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकता। जहाँ तक आज की बात है, क्राउन प्रिंस इस जगह पर कदम रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा, लेकिन अगर आप इस जगह पर बैठना चाहते हैं, तो यह संभव है। क्राउन प्रिंस का चेहरा बदल गया। उन्होंने मेज को जोर से पटक दिया और खड़े हो गए। जोर से चिल्लाएं, कितना साहसी। थामली ने रसोई से देखा। एक हरे कपड़े पहने गार्ड कहीं से कूद पड़ा, अपनी तलवार हान वान की गर्दन पर रख दी। राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सामने रखी गर्म चाय की केतली हान वान पर फेंक दी। हान वान इससे बचना चाहता था, लेकिन उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया।
उसके पूरे शरीर पर गर्म पानी के छींटे पड़े। थाम ली ने हान वान को कराहते हुए सुना। उसे लगा कि वह बुरी तरह जल गया होगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिल में बुराई की एक झलक उभरी और वह दरवाजे से बाहर जाने ही वाली थी कि दो अन्य हरे कपड़े पहने पहरेदार उनके सामने आ गए। अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। थाम ली ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने सामने वाले व्यक्ति को लात मारी, जिससे वह सीधा बाहर उड़ गया और हान वान के पीछे हरे कपड़े पहने गार्ड पर जा लगा और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। थाम ली के सामने खड़े व्यक्ति ने यह देखा और वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। थाम ली ने हाथ बढ़ाकर तलवार की धार पकड़ी और उसे अपनी हथेली से धीरे से दबाया। स्टील की तलवार कागज के टुकड़े की तरह मुड़ी हुई थी। हरे कपड़े पहने गार्ड डर गया और ठंडा पड़ गया। शेन ली ने उसे अनदेखा करते हुए अपनी तलवार फेंक दी। उसका शरीर भूत की तरह था, दीवार के कोने में पानी के जार की ओर सरक रहा था। उसने मुट्ठी भर पानी उठाया और अपने हाथ से उसे छिड़क दिया। बर्फीला ठंडा पानी तीर की तरह था जो क्राउन प्रिंस पर वार कर रहा था। बल इतना मजबूत था कि उसका पूरा शरीर कुर्सी से नीचे गिर गया और कीचड़ उसके शरीर पर लग गया। आउच! क्राउन प्रिंस पूरी तरह से भीग गया था। उसके गंदे बाल उसके मांसल चेहरे से चिपक गए थे। शेन ली की हरकतें पलक झपकते ही हो गईं। एक पल के लिए आंगन में कोई भी उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया, मानो वह बुरी तरह डर गई हो। थाम ली आगे बढ़ी, क्राउन प्रिंस का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर खींचा। उसकी लंबी संकरी आंखों में देखा और कहा, चले जाओ या मर जाओ। उसका शरीर जानलेवा आभा से भर गया था। उसकी आंखों से अंधेरी रात में एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी। तुम दुस्साहसी दुष्ट आत्मा! राजकुमार इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने शांत होने की कोशिश की और 4 शब्द बोले। शेन ली की आंखों में लाल रंग गहराता देख उसने तुरंत कहा, जाओ, जाओ। शेन ली ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे दरवाजे तक घसीटा। दरवाजा खोला और उसे बाहर फेंक दिया। कुलीन राजकुमार का भीड़ द्वारा तुरंत स्वागत किया गया। एक रक्षक ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। थाम ली ने ठंडे स्वर में राजकुमार की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी यहीं मरना चाहते हैं। राजकुमार तुरंत नीचे गिर पड़ा, पालकी में रेंगकर चढ़ गया और चिल्लाया, जाओ, अब जाओ, ये कचरा। कुछ देर की अराजकता के बाद आंगन अपनी शांत स्थिति में लौट आया। शेन ली ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन देखा कि जिंग यून अपने गीले कपड़ों से अपना चेहरा ढक रहा है। फिर पानी से भरे आंगन को देखा और आह भरी। शेन ली को अजीब तरह से गुस्सा आया। क्या तुम बेवकूफ हो? आप आम तौर पर इतने गंभीर और अप्रत्याशित दिखते हैं। आपको हमेशा दूसरों के सामने क्यों धमकाया जाता है? हान वान ने थाम ली को देखा जो गुस्से से जल रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया, मैं आपके जितना शक्तिशाली नहीं हूँ। नहीं उतना शक्तिशाली जितना आप सोचते हैं। वह सिर्फ एक नश्वर था, जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बचने में असमर्थ था और इस सांसारिक दुनिया को छोड़ने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर लाल जलने के निशान और उन पीले होठों को देखकर थाम ली का दिल अचानक से घुट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह सही है, वह मूल रूप से एक साधारण व्यक्ति था। थोड़ा सा गर्म पानी उसे जला सकता था। एक बार जब कोई मार्शल आर्ट वाला उसे नियंत्रित करता तो वह हिल नहीं पाता। स्वर्ग के भाग्य को जानने में सक्षम होने से ऐसा लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस क्षमता के बिना वह सिर्फ एक मांस का शरीर था। वह आसानी से मर सकता था। तो उसे इतनी शांति से जीने की ताकत कहाँ से मिली? शेन ली ने आह भरी, पत्थर की बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपना सिर नीचे किया और पूछा,
मैंने आज जो किया उससे चीजें और खराब हो गईं। तुम्हें परेशानी हुई। हालांकि वह लोगों को बहुत खुशी से पीटती थी। लेकिन राजा बी कैंग परेशानी पैदा करने के बाद अपने होश में आ सकता था, यह जानते हुए कि उसने परेशानी पैदा की है। अगर यह खबर दानव क्षेत्र में फैल गई तो कौन जानता है कि कितने लोग सदमे में होंगे। हाँ, लेकिन नहीं भी। आखिरकार यह छेद मैंने ही बनाया था। तुमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। शेन ली उत्सुक थी। आखिर में तुमने उससे क्या कहा? जिंग यून ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। कहा, संक्षेप में इसे इस तरह कहा जा सकता है, उसने मुझे अपना आदमी बनने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि वह इस जगह को रौंद देगा। मैंने हंसा कि वह केवल इस जगह पर बैठ सकता है। वह गुस्से में था कि मैंने उसके शरीर पर हंसा, इसलिए उसने हमला किया। फिर वह आपके द्वारा पीटा गया। हान वान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को छूना वाकई बहुत बड़ी गलती है। यही सही है। हान वान के होठों पर मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। यह व्यक्ति जिद्दी और घमंडी है। हमेशा अपने पिता और भाइयों के जल्दी मरने की उम्मीद करता है। अगर हम देश को इस तरह के व्यक्ति को सौंप देते हैं तो मुझे डर है कि दुनिया में शांति नहीं रहेगी। उसने अपना सिर उठाकर आसमान में तारों को देखा, कुछ देर तक देखा और कहा, मुझे डर है कि दुनिया बदलने वाली है। थाम लाई को समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें भविष्य बताना और भविष्यवाणी करना पसंद नहीं है? यह भाग्य बताना नहीं है। यह मामला राष्ट्रीय नियति से जुड़ा है। अगर मैं अनुमान लगाना चाहूं तो भी कुछ अनुमान नहीं लगा पाऊंगा। हान वान उठकर घर में चला गया। दूर से एक आवाज आई। उसके स्वभाव के अनुसार इसे ऐसे ही देखा जा सकता है, भविष्य के लिए। इसे धीरे धीरे उस दिशा में विकसित किया जा सकता है। ऐसे गहरे और अप्रत्याशित शब्दों को फिर से बोलते हुए थाम ली ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। वह अब यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि यह व्यक्ति मजबूत है या कमजोर। थाम ली, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। मुझे कुछ दवा बनानी है। अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। थाम लाई ने दांत पीसते हुए कहा, आप सचमुच दूसरों को आदेश देने में माहिर हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊंची आवाज में कहा, मैं आपकी मदद क्यों करूं? युवराज और पानी लाना दोनों ही उसका व्यवसाय है। अब उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? अब उसे सिर्फ एक ही बात सोचनी चाहिए, तुम कब जाओगे? अचानक रसोई से कुछ खांसी की आवाजें आईं। शेन ली का गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसने सिर्फ आह भरी और आज्ञाकारी ढंग से पानी के जार को रसोई में लाने के लिए चली गई। जाओ, लेट जाओ। शेन ली ने जिंग यून को रसोई के काउंटर से दूर धकेल दिया। मुझे करने दो। जिंग यून दंग रह गया। बिना हिले डुले एक तरफ खड़ा रहा। उसने शेन ली को कुछ देर तक बर्तनों में खोजबीन करते देखा और फिर मुड़कर पूछा, दवा का पेस्ट? हमें क्या करना चाहिए? जिंग यून ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे करने दो। मदद करने में असमर्थ शेन ली केवल एक तरफ खड़ा रह सका। चुपचाप जिंग यून को दवा को हिलाते हुए देख रहा था। शायद ही कभी उसके बगल में चुप रहता। लंबे समय तक देखता रहा। जब जिंग यून दवा पकाना समाप्त करने वाला था, शेन ली ने अचानक कहा, अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो आप क्या करते? जाहिर है कि वह मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन दिखावा करता है कि वह कुछ भी कर सकता है। यदि आप न होते तो बेशक मैं इतना असभ्य नहीं होता। हान वान ने दवा को हिलाया और कहा, लेकिन क्या तुम वहाँ नहीं हो? वह इतने स्वाभाविक ढंग से बोल रहा था कि जब थाम ली ने उसे सुना तो वह थोड़ा अचंभित रह गई। उसने थाम ली की ओर नहीं देखा और हंसना जारी रखा। तुम मुझसे भी ज्यादा ढीठ हो। तुम मुझे भी ढीठ बना रही हो। केवल वह प्रभावशाली आभा ही लोगों को प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त है। बहुत सुंदर, सुंदर, सुंदर।
किसी भी पुरुष ने शेन ली की ऐसी प्रशंसा नहीं की थी। जब वह क्रोधित होती थी तो उसका पूरा शरीर जानलेवा आभा से भर जाता था। कभी कभी तो दानव राजा को भी असहाय महसूस कराता था। किसी ने भी उसकी ऐसी प्रशंसा नहीं की थी। शेन ली जिंग यून के मुस्कुराते चेहरे को देखकर दंग रह गई। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी लाल रंग का जले का निशान था, लेकिन इससे उसकी शक्ल सूरत पर कोई असर नहीं पड़ा, नहीं इस बात पर कि उसने उसका दिल जीत लिया था। मुझे वह कपड़ा दे दो। दवा का बर्तन पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। ऐसा लग रहा था कि हान वान ने कुछ कहा था, लेकिन अपनी हतप्रभता में थाम ली ने केवल अपने पीछे के शब्दों को सुना। उस गड़बड़ी के कारण उसका दिमाग अभी भी हतप्रभ था। यह महसूस करते हुए कि हान वान ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया था, थाम ली ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली और अपने हाथ से दवा की बोतल उठा ली। इससे पहले कि हान वान उसे रोक पाता, उसने उबलते हुए दवा के बर्तन का हैंडल पकड़ लिया और उसमें दवा डाल दी। जब तक उसने बर्तन नीचे नहीं रखा, तब तक थम ली को एहसास नहीं हुआ कि उसकी हथेली में थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, अपने शरीर पर हाथ पोंछते हुए। अरे, तुमने दवा गिरा दी। हान यूं दंग रह गया, लेकिन शेन ली को अपना हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपाते और एक बच्चे की तरह पोंछते हुए देखकर हान यू ने आह भरी। कोई बात नहीं, वह अभी भी एक लड़की है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक आदमी हो? उसने धीरे से शेन ली का हाथ खींचा जो उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था। इसे ध्यान से जांचने के लिए प्रकाश का उपयोग किया। उसका हाथ और उंगलियां दोनों लाल और सूजी हुई थी, लेकिन अगर यह एक साधारण व्यक्ति होता तो उसका पूरा हाथ जल गया होता। उन्होंने कहा, पुरुष आपके जैसा काम नहीं करते। रुको, जब तक मैं यह जलने का मरहम बनाना समाप्त नहीं कर देता, तब हम इसे एक साथ लगा सकते हैं। हान वान ने जो कलाई पकड़ी हुई थी वह थोड़ी अजीब लग रही थी। थाम ली ने अस्वाभाविक रूप से अपना हाथ वापस खींच लिया। घबराहट में उसने बेतरतीब ढंग से बात करने के लिए एक विषय ढूंढ लिया। कल मैंने केवल इतना कहा था कि आप किसी गंजे ठग के शिष्य थे, लेकिन आप पहले से ही गणना कर रहे थे। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए नमकीन मांस का उपयोग कर रहे थे। इस बार आप उस क्राउन प्रिंस द्वारा 2 बार घायल हो गए। मैं आपको गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? तुम्हें कैसे पता कि मैं नाराज नहीं हूँ? हान वान ने दवा के अवशेष को छानते हुए कहा, बस इतना है कि इस व्यक्ति से निपटना जरूरी नहीं है। थाम ली ने उसे देखा, स्तब्ध। तुम? क्राउन प्रिंस से निपटना? हान वान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को मारने के लिए चाकू उधार लेने की कोशिश कर सकता हूँ। थम लाई, चलो कल बाहर चलते हैं। ओह, हाँ। रुको, तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कह रहे हो? फिर मुझे तो जाना ही होगा। अध्याय 9। उसने थाम लाई को साथ आने के लिए क्यों कहा? बेशक ऐसा कुछ करने के लिए ही था। भविष्य में आसपास कोई हत्यारा क्यों नहीं छिपा हो सकता? क्राउन प्रिंस क्रोधित था, इसलिए बदला न लेने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसके ज्योतिषी के पास जाने की बात स्वाभाविक रूप से सम्राट को पता नहीं चल सकती थी। इसलिए यदि वह शेन ली और जिंग यून को मारना चाहता था, तो वह इसे गुप्त रूप से ही कर सकता था। कल सभी ने देखा कि जिंग यून कोई ऐसा व्यक्ति था जो मार्शल आर्ट नहीं जानता था। केवल शेन ली ही सबसे बड़ा खतरा था। क्राउन प्रिंस द्वारा भेजा गया हत्यारा मूर्ख नहीं था। बेशक वह जिंग यून के अकेले होने पर ही कोई कदम उठाएगा। बाद में चाहे वह शेन ली से निपट सके या नहीं, वह पहले केवल एक व्यक्ति की जान लेगा और फिर बाद में इस बारे में सोचेगा। जिंग यून के पास इस बारे में न सोचने का कोई कारण नहीं था। बेशक वह हमेशा शेन ली को अपने साथ घसीटता था, लेकिन जब शेन ली ने दरवाजे पर लिखे शब्दों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दुए वांगफू,
जिंग यून ने सिर हिलाया। सम्राट के 7 बेटे हैं। क्राउन प्रिंस सबसे बड़ा बेटा है। 1। यह राजकुमार रुई एक उपपत्नी 2 का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन उसकी शाही माँ उसके पक्ष में है और उसके पीछे दरबार में एक जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अगर हम विचार करें कि क्राउन प्रिंस का विरोध कौन कर सकता है, तो वह केवल वही है। 1 जेठा, पहली पत्नी का सबसे बड़ा बेटा। 2 दूसरा, शेन ली से पैदा हुई उपपत्नी। यह सुनकर वह दंग रह गया। आप आम तौर पर उदासीन दिखते हैं, लेकिन आप इन चीजों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। कल रात से पहले मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। हान वान मंद मंद मुस्कुराया। लेकिन अगर आप किसी के साथ सौदा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। जैसे ही हान वान ने बोलना समाप्त किया, अचानक उसे दीवार के कोने से कोड़े की आवाज सुनाई दी। यह रास्ता साफ करने की आवाज थी। हवेली के प्रवेश द्वार के मोड़ पर कोड़े की आवाज बंद हो गई। एक क्षण बाद पहरेदारों के साथ एक गाड़ी धीरे धीरे पास आई। हान वान आगे बढ़ा और जोर से बोला, जादूगर 3। हान वान राजा ड्यू से मिलने का अनुरोध करता है। 3। जादूगर गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। जादूगर, उसकी आवाज कर्कश और अप्रिय थी, मानो वह कुछ बार ठंडे स्वर में हंसा हो। तुम साहसी जादूगर, क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी धोखेबाज चालों से है। मैं तुम्हारी बुरी बातों को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। हान वान हंसा। अगर ऐसा है, तो महामहिम मुझे रणनीतिकार कह सकते हैं। मेरे पास महामहिम को देने के लिए एक योजना है जो महामहिम को महान चीजें हासिल करने में मदद कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि महामहिम क्या सोचते हैं। यह राजकुमार आप पर विश्वास क्यों करे? कल रात क्राउन प्रिंस इस योजना के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सक्षम नहीं था। जिंग यून ने केवल आधा वाक्य कहा और फिर हंसा। यदि महामहिम इतने दयालु हैं, तो हम हवेली में क्यों नहीं जाते और इस पर आगे चर्चा करते हैं। गाड़ी का पर्दा उठा। गहरे बैंगनी रंग के ब्रोकेड पहने एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला। उसका शरीर लंबा और सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी चीज से खरोंच थी, जिससे उसके बाएं माथे से लेकर उसके मुंह तक एक निशान रह गया था, जो बेहद भयानक लग रहा था। शेन ली ने मन ही मन सोचा, वर्तमान सम्राट ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे स्वर्ग नाराज हो गया और लोग नाराज हो गए, इसलिए उसके बेटे पर प्रतिशोध लाया गया। राजकुमार रुई ने ऊपर से नीचे तक जिंग यून को देखा, फिर उसके बगल में खड़े शेन ली को देखा, फिर कर्कश स्वर में कहा, उन्हें हरम में भेज दो। महल बेहद विशाल था, जिसमें मंडप और मीनारें थी, जिनमें किसी चीज की कमी नहीं थी। थाम ली खुथीन उयेन 4 की सीमा पर स्थित उजाड़ और सुदूर दानव क्षेत्र में पली बढ़ी। किंवदंती है कि खुथीन उयेन में दुष्ट आत्माएं और बुरे काम करने वाले जानवर दबा दिए जाते हैं। पूरे साल जानलेवा आभा बनी रहती है, जिससे पूरा दानव क्षेत्र धुंध में डूबा रहता है। पूरे साल सूरज नहीं दिखता। दानव राजा की हवेली में घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। फूलों से भरा बगीचा और जगमगाती झील तो दूर की बात है। यह जगह बहुत बड़ी है, बस साइड हॉल अकेला हान वान के छोटे आंगन से बहुत बड़ा है, और यह बेहद खूबसूरत भी है। नक्काशीदार खंभे लोगों को पलक झपकाने में असमर्थ बनाते हैं, लेकिन थाम ली को यहाँ पसंद नहीं है। चारों ओर एक दमघोंटू मौत का सा माहौल था। ऐसा नहीं था कि दृश्य सुंदर नहीं था, बल्कि यह था कि अति सुंदर दृश्य जानबूझकर बनाया गया था, जिससे घर में मौजूद लोगों के दिल अस्पष्ट हो गए थे। हान वान के आंगन जितना आरामदायक और प्राकृतिक नहीं, जंगली दानव क्षेत्र जितना स्वतंत्र भी नहीं। 4 उयेन खाई गड्ढा महल में नौकरों के साथ फूलों के बगीचे में मंडप में रुई के राजा ने अपने कपड़े बदल लिए थे और वहां बैठकर दृश्यों का आनंद ले रहे थे।
हान वान ने रुई के राजा को सलाम किया, कुछ विनम्र शब्द कहे, फिर राज्य के मामलों पर चर्चा शुरू की। शेन ली ने सुना और सो जाना चाहती थी, इसलिए उसने जाने का बहाना बनाया। इस समय राजकुमार रुई और हान वान उत्साह से बात कर रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। हरम से निकलते हुए शेन ली ने आसानी से उन नौकरों को छोड़ दिया जो रास्ता दिखा रहे थे, और अकेले महल के चारों ओर घूमते रहे। कमल के तालाब में उस पर अभी भी ओस थी। इसे देखकर शेन ली भावुक हो गया और पत्थर की रेलिंग से बाहर झुक गया, कमल की कली चुनने का इरादा किया। अचानक उसने अपने पीछे एक महिला की आवाज सुनी, जो चिल्ला रही थी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे कमल को मत छुओ। शेन ली ने यह सुना और अपना हाथ वापस खींच लिया, यह देखने के लिए झुकी कि उसके पीछे कौन है। अप्रत्याशित रूप से जब वह झुकी हुई थी, तो एक व्यक्ति ने उस पर हमला किया। इस पुल पर रेलिंग पहले से ही कम थी, और महिला इस तरह से कूद गई, उसका आधे से अधिक शरीर आगे की ओर बढ़ गया। शेन ली ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ी और उसे पीछे खींचा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अपनी ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकी, और एक सविश ध्वनि के साथ उसकी कमर फट गई। महिला की जटिल पोशाक नीचे गिर गई, और अंदर का अंडरवियर भी लगभग गिर गया। वह घबरा कर चिल्लाई, उसके हाथ और पैर उसके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर खींचने पर वह नीचे को नियंत्रित नहीं कर सकी। जल्दबाजी में वह केवल जमीन पर बैठ सकती थी और अपना सिर पकड़ सकती थी। यह युवती वास्तव में होशियार है। तो जो खो गया सो खो गया, लेकिन चेहरा नहीं। शेन ली ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसका हाथ अभी भी फटे कपड़े के टुकड़े को पकड़े हुए था, इसलिए उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके कपड़े आह इतने भंगुर होंगे। यह सुनकर युवती ने अपने सिर को अपनी बाहों से थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखें सीधे शेन ली को देख रही थी। तुम एक महिला हो? शेन ली ने उसकी छाती को देखा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? शेन ली ने पहले ही अपनी कुछ जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था, और आमतौर पर जब वह जिंग यून के छोटे से आंगन में होती थी, तो वह ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, हमेशा उसके गंदे कपड़े पहनती थी। आखिरकार युद्ध के मैदान में उसके कपड़े 10 गुना गंदे थे, इसलिए वह बदलने के लिए बहुत आलसी थी। आज जब वह बाहर गई, तो जिंग यून ने विशेष रूप से उसके लिए कपड़ों का थोड़ा बेहतर सेट ढूंढा था, लेकिन लंबे समय तक खोज करने के बाद भी वह अभी भी एक सेट नहीं पा सकी जो उसे फिट हो। थाम लाई ने एक क्षण सोचा, फिर ताली बजाई और अपने सामान्य कपड़े पहन लिए, बाल ऊपर बांधे, ढीली शर्ट, सुंदर लेकिन बहुत पतला नहीं। पीछे से देखने पर यह वास्तव में एक आदमी की तरह लग रहा था। गुलाबी रंग की लड़की शर्मा गई और अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज नरम हो गई। यह काफी स्पष्ट है, यह सिर्फ इतना है कि आप इसे पीछे से नहीं देख सकते हैं। पीछे से देखने पर यह अजीब था। उन दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को कुछ देर तक देखा। शेन ली ने देखा कि इस लड़की का चेहरा सुंदर और गोरी त्वचा थी, दूर के पहाड़ों की तरह भौहें, और जीवंत आड़ू के फूल जैसी आंखें। वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने आगे बढ़कर गुलाबी रंग के कपड़े वाली लड़की को खींचा। लड़की का चेहरा और भी लाल हो गया। वह बस बैठ गई और कुछ कदम बगल में चली गई। शेन ली खुश थी, इसलिए उसने कुछ और बार खींचा। अंत में वह मदद नहीं कर सकी और भीख मांगी। मिस मिस मजाक करना बंद करो। अगर आप इतनी दयालु हैं तो मुझे एक बेल्ट खोजने में मदद करे। बोलने के बाद शेन ली खड़ी हुई और अपनी बेल्ट उतार दी। उसके कपड़ों पर बाहर की तरफ की बैंगनी बेल्ट वास्तव में बेकार थी। अंदर की तरफ एक और बेल्ट थी जो उसके कपड़ों को कसकर बांध रही थी।
वह युवती को बचाने के लिए बाहर की तरफ की बैंगनी बेल्ट उतारना चाहती थी, लेकिन युवती ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। नहीं, नहीं, यह ठीक है, अंदर अभी भी कुछ है। शेन ली के बोलने से पहले उसने अचानक एक चीख सुनी, तुम दुस्साहसी कमीने! रॉयल पैलेस में इतना असभ्य होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय थाम ली खड़ा था और अपनी बेल्ट खोल रहा था, जबकि लड़की बैठी हुई थी और अपनी आंखें ढक रही थी। पीछे से ऐसा लग रहा था कि थाम ली किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन शेन ली को लगा कि इस दृश्य में कुछ गड़बड़ है। उसने पीछे देखा, नौकरों की पोशाक पहने दो लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। गुलाबी रंग की लड़की जमीन पर बैठी थी और जल्दी से उन पर हाथ हिलाया, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। दोनों नौकर अपनी जगह पर रुक गए। छोटे चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शियाओहे को धमकी देने की? शेन ली के मुंह का कोना फड़क उठा। नहीं। इससे पहले कि वह बोल पाती, एक नौकर भाग गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को बुलाने जा रहा था। शेन ली ने गुप्त रूप से कहा, अरे नहीं, इस लड़की का अंडरवियर फिसल गया है। उस व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा करें कि वह गार्ड का एक गुच्छा कॉल करे। यह सोचकर नौकर पहले से ही गार्डों का एक समूह था। आवाज चिल्लाते हुए, क्या सब उपद्रव है? थम लाई की शर्ट उसके पीछे कुछ कदम चले गए। थाम ली ने दूसरी तरफ भीड़ को देखा, रुई के राजा और हान वान को एक के बाद एक चलते हुए देखा। हान वान ने उसे दूर से देखा, आह भरी और अपना सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, बस इतना ही कि उसने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। वह फिर से परेशानी क्यों पैदा कर रही है? रुई का राजा करीब आया। थाम ली ने देखा और फिर अपनी नज़र ट्यूहा पर घुमाई जो जमीन पर बैठा था। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसका स्वर अचानक नरम हो गया। क्या हुआ? ट्यूहा ने बिना कुछ कहे थम ली की शर्ट खींच ली। थम ली ने आह भरते हुए कहा, अपने घर के सभी गार्डों से कहो कि वे पहले निकल जाएं। ज्योहे ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमार रुई ने अपना हाथ हिलाया और सभी तितर बितर हो गए। यह महसूस करते हुए कि ज्योहे ने जाने दिया है, शेन ली तुरंत एक तरफ हट गई और कुछ बार खांसने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने देखा कि राजकुमार रुई नीचे झुका, अपना कान ज्योहे के होठों के पास रखा और ज्योहे ने धीरे से उससे कुछ शब्द कहे। राजकुमार रुई दंग रह गया। उसके होठों के कोने फिर से मुड़ गए। उसकी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे पर पड़े निशान को नरम कर दिया। उसने अपना कोट उतार दिया और ट्यूहा को लपेटकर उसे ढक दिया। जाने से पहले उसने अचानक अपना सिर घुमाया और हान वान से कहा, तुम छोटे राजा के महल में क्यों नहीं रहती? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद राजकुमार ड्यू का स्वर हान वान के प्रति और अधिक विनम्र हो गया। इन शब्दों का मतलब साफ था कि हान वान की रक्षा की जाए। थाम ली ने सोचा, ठीक है, अगर हान वान ड्यू वोंग हवेली में रहती है तो वह मन की शांति के साथ जा सकती है। अप्रत्याशित रूप से हान वान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद राजकुमार रुई, लेकिन आज मैं आपको एक योजना दे रहा हूँ ताकि आप अपने छोटे से आंगन में शांति से रह सकें। इसके अलावा अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे डर है कि इससे राजकुमार रुई को बहुत असुविधा होगी। आज मैं पहले विदा लूंगा। राजकुमार रुई ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने सिर हिलाया और हान वान को जाने दिया। तुम सच में एक पल के लिए भी आराम नहीं करते? उस व्यक्ति के चले जाने के बाद हान वान आगे आया और थाम ली को डांटा। थाम ली ने कभी भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ड्यू वोंग की दिशा में देखा और सोच विचार कर भौहें सिकोड़ ली। हान वान ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। क्या यह हो सकता है कि तुम्हें किसी और की युवती पसंद है? थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। नहीं,
मैं बस यह सोच रहा था कि किसी देश का राजकुमार एक राक्षसी आत्मा को क्यों पालेगा। हान वान थोड़ा स्तब्ध था। थाम ली ने अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाओ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना सिर घुमाकर हान वान की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात क्या है? तुम शाही महल में क्यों नहीं रहते? तुम्हें यह पसंद है? वह कैसे जा सकती है? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, हान वान ने थाम ली के सिर पर थपथपाया। कोई शोर मत मचाओ। राजा ड्यू बहुत उदार है और उसने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। चलो आज खाने के लिए कुछ मांस खरीदते हैं। थाम ली के मुंह का कोना फड़क उठा, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। इसे भूल जाओ, यह देखते हुए कि वे कितने समय से साथ रह रहे हैं। मैं कुछ और दिनों तक उसकी रक्षा करूंगा। अध्याय 10। चारों ओर धूप का धुआं फैला हुआ था। खिड़कियां कसकर बंद थी और चारों दीवारों पर बुरी नजर से बचने वाले ताबीज चिपकाए गए थे। युवराज चंदन की लकड़ी की मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा ठंडा था। दुए प्रिंस पैलेस। वे वास्तव में जानते हैं कि जगह कैसे ढूंढनी है। हरे जेड बुद्ध मोती को मेज पर पटक दिया गया, जिससे चीनी मिट्टी का कप हिल गया। पानी की सतह लहरदार हो गई। काले कपड़े पहने हत्यारा बिना एक शब्द कहे मेज के सामने घुटने टेक दिया। इस बार मैं उन्हें और जीवित नहीं रख सकता। जीवन हो। वे साधु और जादूगर कहाँ हैं? महाराज, वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। युवराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हम्फ, ठीक है, मुझे देखने दो कि उस राक्षस के पास और क्या क्या क्षमताएं हैं। छोटे से आंगन में अंगूर की पत्तियां हवा में झूम रही थी। थामली ने पत्तियों को देखा और सोचा कि शायद वह फल नहीं खा पाएगा। हान वान का खाना इतना स्वादिष्ट था। उसने जो फल लगाया था वह बहुत मीठा होगा। वह अगले 3 दिनों में जाने के लिए दृढ़ थी। चाहे उस समय हान वान के साथ कुछ भी हो, वह नहीं रह सकती थी। तब तक उसे डर था कि स्थिति और भी खराब हो जाएगी। रूई पैलेस में क्राउन प्रिंस की धमकी से बचा जा सकता था, लेकिन दानव क्षेत्र की धमकी। एक नश्वर कैसे सामना कर सकता था? धमाका की आवाज आई। शेनली ने सामने के यार्ड की ओर देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। देखा कि हान वान यार्ड में एक पत्थर को हिलाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वह कुछ हिसाब लगा रहा था। उसके होठों का कोना थोड़ा सा हिला। एक मंत्र बुदबुदाया। उसके चेहरे पर इतनी गंभीर अभिव्यक्ति शायद ही कभी देखी हो। शेनली ने अचानक उसे खाली देखा। उसके दिल में एक विचार आया। अगर केवल सगाई का अनुबंध नहीं होता तो यह अच्छा होता। अगर सगाई का अनुबंध नहीं होता तो उसे भागने की जरूरत नहीं होती। नहीं, उसे भागने की जरूरत होती। वह कर सकती थी। क्या कर सकती थी? क्या? शेनली चौंक कर जाग गई। यह विचार अचानक कहीं से आया, जिससे वह इतनी भयभीत हो गई कि वह पलकें झपकाना भूल गई। आखिर वह अपने दिल में किस बात का इंतजार कर रही थी? थाम ली। सामने के यार्ड से एक कॉल आई, जिसने शेनली के विचारों को बाधित कर दिया। उसने अपने सिर में मिश्रित भावनाओं को फेंक दिया और सामने के यार्ड में चली गई। सामने के यार्ड में बिखरे हुए पत्थरों को फिर से व्यवस्थित किया गया था। हान यू पानी के जार के सामने खड़ा था और शेनली को लहराया। चलो इस पानी के जार को एक साथ ले जाते हैं। थाम ली ने अपने होठों को दबाया और आगे बढ़ी। एक हाथ से अपने आधे शरीर जितना लंबा पानी का बर्तन उठाया और पूछा, इसे कहाँ रखूं? उस कोने में, जिंग युन ने इशारा किया। शेनली को धीरे से पानी का घड़ा ले जाते हुए देखकर उसने कहा, मेरे घर में बनी संरचना को एक अत्यंत भयंकर संरचना में बदल दिया गया है, विशेष रूप से आज रात। यह संरचना अत्यंत शक्तिशाली है। याद रखें कि सामने के यार्ड में बाहर न जाए। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ आना होगा।
शेनली जानती थी कि जिंग यून के पास इस पहलू में कुछ क्षमता है, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया था कि एक नश्वर जो सूर्य और चंद्रमा के सार को संघनित करने वाली संरचना स्थापित कर सकता है, वह कोई भी भयंकर संरचना स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो। वह इस दानव क्षेत्र के सबसे अत्याचारी से बेहतर कैसे हो सकता है? उसने हान यू के शब्दों को हवा के झोंके की तरह समझा, कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि विषय बदल दिया और पूछा, तुमने अचानक अपना स्वरूप क्यों बदल दिया? हान यू हंसा, क्या यह इसलिए नहीं है कि हम अच्छी नींद ले सकें? जैसे कि हान यू के शब्दों का जानबूझकर विरोध कर रहा हो। रात में, जब हर घर की लाइटें बंद थी, छोटे से आंगन के बाहर अचानक मंत्रोच्चार की आवाज आई, कभी धीमी, कभी ऊंची। घर में मौजूद हान वान ने अपने कानों को कंबल से ढक लिया और आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी भयानक चाल चलेगा। मैंने सचमुच क्राउन प्रिंस को ज्यादा ही महत्व दे दिया था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक शोरगुल से एक तीखी ध्वनि उसके कानों में पड़ी। हान यू तुरंत पलटा और खड़ा हो गया, बिस्तर के सिरहाने से कपड़े पकड़े और उन्हें पहना, फिर सामने के हॉल में चला गया। शेनली के मानव रूप में बदल जाने के बाद वह हमेशा सामने के हॉल में कई कुर्सियों से बने बिस्तर पर सोता था। हर रात जब वह पानी पीने के लिए उठता तो वह उसे संकरी कुर्सी पर लेटे हुए देख सकता था। एक बार उसकी ओर देखता और फिर सो जाता, अपने सतर्क स्वभाव के कारण और उसके प्रति उसके मन की शांति के कारण भी। लेकिन आज शेनली अब कुर्सी पर नहीं लेटी थी। हान यू ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं है। वह जल्दी से दरवाजे पर गया और आंगन में देखा। पहले से ही भयंकर लड़ाई में 5 लोग गिरे हुए थे। 3 काले कपड़े पहने लोगों के अलावा ताओवादी के रूप में कपड़े पहने 2 लोग थे। वे सभी सांस के लिए जमीन पर पड़े थे। छोटे से आंगन में एक पहाड़ की चोटी की तरह सीधी खड़ी एकमात्र व्यक्ति थाम ली नाम की लड़की थी। उसके घुटने और पीठ कभी नहीं झुके थे। वह इतनी मजबूत थी कि यह लगभग लोगों को असहाय बना देती थी। जब हान यू ने आह भरी तो थाम ली की बंद आंखों से अचानक खून की 2 धारें बह निकली। यह दिल दहला देने वाला था, लेकिन उसके हाथ अभी भी मुट्ठियों में बंधे थे, यहाँ तक कि उसके होठों के कोने भी नहीं कांप रहे थे। हान वान जानता था कि इस युद्ध से लोगों के जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे केवल लोगों के दिलों में भय पैदा हुआ। उनकी इच्छाशक्ति टूट गई और वे टूट गए। यदि आप थाम ली की तरह लड़ने की कोशिश करेंगे तो युद्ध में आपकी ताकत और अधिक मजबूत होती जाएगी। हान वान को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतने लंबे समय तक इस भयंकर लड़ाई का सामना कर सकता है, लेकिन अगर यह जारी रहा तो कौन जानता है कि क्या होगा। जैसे कि वह अब और नहीं देख सकता था, हान वान अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सका। सामने के यार्ड में कदम रखा और उस भयंकर गठन में प्रवेश किया जो उसने खुद स्थापित किया था। इस समय उसने अचानक थाम ली के 7 छिद्रों से खून बहता देखा। उसके कसकर बंद हाथ अचानक ढीले हो गए और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया। हान यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, धीरे से अपनी सांसों को समायोजित किया और आगे बढ़ना जारी रखा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो अभी जो दृश्य था वह एक सपने जैसा था, अस्तित्वहीन। शेनली अभी भी अपने हाथों को जकड़े हुए वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर खून की केवल 2 धारियां थीं। हान यू के दृढ़ संकल्प के बिना शेनली की दुनिया ढह रही थी। दानव क्षेत्र के अनगिनत नागरिक पिघले हुए लावा में गायब हो गए। वे बहादुर और कुशल सैनिक मदद के लिए उसके पास पहुंचे, लेकिन वह बंधी हुई थी और हिलने में असमर्थ थी। राजसी दानव महल राख में बदल गया। वह दानव राजा के जीवन और मृत्यु के बारे में चिंतित थी। उसने भ्रम में अपना सिर घुमाया और अचानक देखा कि दानव राजा ने एक काला लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ बांध दिए थे।
उसका स्वर बर्फीले ठंडेपन वाला था। यह एक ऐसी जगह है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका दिमाग खाली था। इससे पहले कि थमलाई कुछ कह पाती, उसने अचानक देखा कि दानव राजा ने अपना मुंह खोला और उसकी गर्दन को काट लिया, उसका मांस फाड़ दिया, उसे जिंदा खा जाना चाहता था। नहीं! थमलाई! दूर से एक कोमल पुकार आई, जिससे सारे दृश्य अचानक रुक गए। उठो! कौन उसे बुला रहा था? उसकी आंखें चुप गईं। एक जाना पहचाना चेहरा उसकी नजर में आया। यह सब नकली है, कोई बात नहीं। अराजक लाल दृश्य धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके हाथ अब बंधे नहीं थे। शेनली ने देखा कि उस व्यक्ति के आसपास का दृश्य धीरे धीरे वास्तविक हो गया। यह अभी भी वह छोटा सा आंगन था, बाहर अभी भी मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। हान वान ने अपने हाथ से उसकी पलकें खोलीं, कुछ बार अंदर फम्फ फूका और फिर कहा, जल्दी उठो। इस फूंक से उसकी आंखें चुभ गईं। थामली उन्हें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाई। हान वान ने सोचा कि वह अभी जागी नहीं है, इसलिए उसने उसकी पलकें खोलने की कोशिश की। एक गहरी सांस ली और उस पर फूंक मारने ही वाला था कि तभी थामली ने उसका सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब और मत फूंकना। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लगभग अंधा। हान वान हंसा और बोला, क्या यह आपके बुरे सपने को दूर नहीं कर रहा है? उसने शेनली की दूसरी बाह खींची। किसी भी मामले में चलो पहले इस भयंकर संरचना को छोड़ दे। शेनली को उसके द्वारा दूर ले जाया गया। उसकी बाह पर खून को देखते हुए वह एक पल के लिए विचलित हो गई। क्या यह भयंकर संरचना वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? उसने अपना सिर उठाकर जिंग युन की आकृति को देखा, विचलित होकर पूछा, चूंकि तुम ही हो जिसने संरचना की स्थापना की है, तो क्या इस भयंकर संरचना को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह तो सिर्फ एक संरचना है, यह लोगों को कैसे पहचान सकता है? हान वान की आवाज उदासीन थी। बस इतना है कि मेरा दिल डरता नहीं है इसलिए मैं इस लड़ाई से प्रभावित नहीं हूँ। दिल डरता नहीं है। थामली चुप थी। क्या डर के बिना दिल विचलित विचारों के बिना दिल नहीं है? यह हान वान बहुत ठंडा है। लेकिन थामली ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी नजर उस हाथ पर रुक गई जिसे पकड़ा गया था। इस व्यक्ति ने लोगों को अजीब तरह से आश्वस्त महसूस कराया। हान वान ने एक शब्द भी नहीं कहा जब उसने थामली को सामने के हॉल में खींच लिया। उसने उस दृश्य का उल्लेख नहीं किया जो उसने पहली बार भयंकर युद्ध में प्रवेश करते समय देखा था। इन लोगों का क्या होगा? थामली ने जमीन पर पड़े लोगों की ओर इशारा किया। सुबह होने तक इंतजार करो और फिर उन्हें बाहर खींच कर ले आओ। बाहर मंत्रोच्चार कर रहे भिक्षुओं का क्या? थामली ने सोचा। अचानक मंत्रोच्चार बंद हो गया। वे सब कूड़ा कचरा है। अचानक बाहर से एक युवक की आवाज गूंजी। उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे मेरे लिए जला दो। तभी बाहर से एक जलता हुआ तीर चला और छज्जे पर अटक गया। बस एक पल में लकड़ी की छत आग की लपटों में फट गई, जैसे कि एक तंत्र शुरू हो गया हो। अनगिनत तीर अंदर चले गए। थामल्य ने भौहें सिकोड़ी। उनके लोग अभी तक बाहर नहीं आए हैं और वे पहले से ही आग लगाना चाहते हैं। हान वान ने जवाब नहीं दिया। अपना सिर पीछे की ओर देखने के लिए घुमाया। वहां भी आग भरी हुई थी। जलती हुई अंगूर की जाली थोड़ी झुक गई और भयंकर आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई। उनके आंगन में प्रत्येक वस्तु संरचना का एक हिस्सा थी, एक दूसरे से निकटता से जुड़ी हुई थी। यदि एक वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती तो पूरी संरचना प्रभावित होती। हान यू ने यह दृश्य देखा लेकिन उसकी भौहें बिल्कुल भी उदास नहीं थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इन सभी वर्षों में मैंने वास्तव में दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। उसका छोटा सा आंगन उसके पड़ोसियों के बाईं और दाईं ओर से सटा हुआ था।
अगर उसने इस जगह को जला दिया तो यह निश्चित रूप से दूसरों को फंसाएगा। उसने शुरू में सोचा था कि क्राउन प्रिंस केवल उससे अकेले निपटना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमार और रईस आम लोगों के जीवन का इलाज ऐसे करेंगे जैसे कि वे घास और कचरा हों। यह मैं ही था जिसने सावधानी से नहीं सोचा और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। शेनली ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें भी दोषी महसूस होता है? हान यूं मंद मंद मुस्कुराया और बोला नहीं, लेकिन उसके होठों के कोने का वक्र कुछ हद तक मजबूर था। थामली ने अपनी नजरें घुमाईं, अपने चेहरे पर खून की दो धारियां पोंछते हुए 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगी। आज यहाँ आग लगी है, कल तुम्हें रुई राजकुमार के महल में चले जाना चाहिए। मुझे भी चले जाना चाहिए। यह पहली बार था जब उसने जाने का जिक्र किया। हान यून दंग रह गई। उसने देखा कि उसका हाथ लहरा रहा था। उसके हाथ में चांदी की रोशनी संघनित हो रही थी। एक पल से भी कम समय में एक लाल फूल वाला भाला तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। भाले की नोक ठंडी और दमनकारी थी, जो शेनली के हाथ में घूमती आग की रोशनी को दर्शाती थी, एक तेज हत्या का इरादा प्रकट करती थी। शेनली ने अपने पैरों के नीचे बल का इस्तेमाल किया, छत को तोड़कर हवा में कूद गई। उसके हाथ में चांदी का भाला हवा में 4 रेखाएं खींचता था। वह एक छोटी सी चीख निकालती थी। 4 चांदी की रोशनी नीचे गिरती थी, जो आसपास के घरों को लगभग 2 मीटर अलग करती थी। आज रात हवा नहीं थी। यहाँ आग दूसरे घरों तक नहीं फैल सकती थी। शेनली कांप उठी और आंगन में गिर पड़ी। अब उसे रोकने के लिए कोई दीवार नहीं थी। उसने बाहर लोगों को साफ देखा। 10 से ज्यादा पहरेदार धनुष बाण पकड़े हुए थे, कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे। सिर्फ एक युवक भीड़ के बीच में खड़ा था, उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। शेनली ने बेदर्दी से उन 5 लोगों को लात मारी जो एक एक करके बेहोश हो गए थे, ताकि पहरेदार उन्हें पकड़ सकें। आज यह राजा खून नहीं देखना चाहता। दूर जाओ।